हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर टॉपिक को। दिस इज़ द वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एक टॉपिक आपका जियोग्राफिकल टॉपिक है क्लास 8th का। हमने पहले पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया था। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, मैंने उसमें एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ हद तक इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, बट जस्ट बिकॉज कि ये टॉपिक इतना वास्ट है तो आई कुडंट मैं नहीं कर पाई इसको एक ही वीडियो में। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमने उस दिन डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर क्या है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि एग्रीकल्चर क्या है और किस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर इफ़ेक्ट डालता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स क्या हैं, एंड जो एग्रीकल्चर को अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था उस पहले वीडियो में। फिज़िकल फैक्टर्स, ह्यूमन इनपुट्स, फार्म सिस्टम के बारे में। तो आज हम अपने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो एग्रीकल्चर है, हम देखते हैं हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर यूज़ की जाती है, एंड वो डिपेंड करती है वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन पर, उनकी भूगोलीय कंडीशन किस तरह की है और जो उनकी टेक्निकल जो लेवल हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर क्या है वहाँ की, जो डिमांड क्या है। तो जो एग्रीकल्चर है वो इन सब फैक्टर्स को देख कर के वर्ल्ड के डिफरेंट जो पार्ट हैं, कंट्री हैं, उसमें इन सब फैक्टर्स को देख कर के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, यूज़ होती है। तो जो फार्मिंग होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब अगर हम एग्रीकल्चर के टाइप्स को देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट है, यू कैन सी दैट ईजिली एंड यू कैन रीड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट ईजिली। आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड जो नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइव स्टॉक रैंचिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। एंड अगेन सब्सिस्टेंस का जो सेकेंड पार्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसको आगे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें जो क्रॉप्स हैं वो सिर्फ फार्मर की जो फैमिली है, जो कि एक किसान की जो फैमिली है, वो सिर्फ उसकी नीड्स को फुलफ़िल करती है। दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर होता है, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, ये इस तरह की खेती है जो लो लेवल पर की जाती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम यूज़ की जाती है, और जो उसमें जो कल्टीवेशन होता है जब क्रॉप का, तो उसमें मोस्टली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स जब भी उस क्रॉप का कल्टीवेशन होगा तो एक तो वो ट्रेडिशनली रूप से करते हैं उसको, जो भी ट्रेडिशनली हमारा लेवल चला आता है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि उसमें फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व होते हैं, वो कोई बाहर से आउटसाइड से कोई लेबर को वो कैरी नहीं करते, उसमें यूज़ नहीं करते हैं उसमें। एंड जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें जो फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, वो सिर्फ एक किसान की फैमिली के लिए ही होती है, क्योंकि बहुत कम लेवल पे होती है। जो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है वो बहुत छोटा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसान की फैमिली के लिए ही कंप्लीट हो पाती है, उसकी नीड को ही फुलफ़िल कर पाती है। तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, अब क्योंकि ज़मीन कम है, उसमें टेक्नोलॉजी भी कम यूज़ होती है, क्रॉप का कल्टीवेशन में पूरी फैमिली यूज़ होती है और ट्रेडिशनली रूप से होती है, तो इसीलिए जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, या फिर हम ये बात करें कि क्रॉप का जो आउटपुट उसमें निकलता है, वो भी बहुत छोटा होता है। जाहिर सी बात है, जब ज़मीन कम है तो फसल भी कम होगी ही, एंड वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर की फैमिलीज़ के लिए ही उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब बात करते हैं कि सब्सिस्टेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको आगे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये छोटे जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन पर की जाती है। एंड सेकंड थिंग कि ये फार्मिंग बहुत सिंपल होती है, बेसिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसमें। और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है डिपेंड करती है हैविली ऑन ह्यूमन लेबर पर। दैट मीन्स जो ज़्यादातर इसमें काम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी को कम यूज़ किया जाता है, तो जो टूल्स हैं वो ह्यूमन लेबर ही यूज़ करती है और ह्यूमन लेबर ही इसमें वर्क करती है। और ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये उन जगहों के लिए बहुत सूटेबल होती है जहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग सनी हो। दैट मीन्स अच्छी खासी धूप भी वहाँ पर निकले, ज़्यादा क्लाइमेट की परेशानी ना हो। एंड जो थर्ड चीज़ आ जाती है इसमें वो आती है कि ऐसे जगहों पर ये यूज़ होती है जब उसी जगह पर जो सेम पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर वो खेती कर रहा है किसान, उसमें एक से ज़्यादा क्रॉप वो एक साल में ले सके या फिर प्रोड्यूस कर सके। एंड नेक्स्ट आता है जो फूड क्रॉप्स होती हैं, इसमें राइस हो गई, वीट, मेज़, पल्सेस, ये सारी आपकी इसमें खेती इन चीज़ों की जा सकती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है ये मेनली वहाँ पर प्रैक्टिस होती है जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है वो जहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में। तो अगर हम वर्ल्ड के लिए इस तरीके से ऐसे एरियाज़ के लिए अगर हम रीजन के लिए बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर जो मॉनसून है वो प्रिविलेंट होता है, दैट मीन्स इनफ होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक और पार्ट है। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होती है उसको भी आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हमारे जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें भी ट्रेडिशनली मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो आगे इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एंड इसमें आता है आपका एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड द अदर वन इज़ नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है, जो खेती होती है, इसमें ट्रीज़ को कट किया जाता है और जो लैंड होती है उसको बर्न किया जाता है क्लियर करने के लिए, जो उसको जलाया जाता है। जो भी वहाँ पर फालतू की जो चीज़ें होती हैं उनको जलाया जाता है, ज़मीन को क्लियर किया जाता है। उस ज़मीन को क्लियर करने के लिए पेड़ों को भी काटा जाता है ताकि वो जो कल्टीवेशन है वो कर सके वहाँ पर, और जो कल्टीवेशन है वो हो सके वहाँ पर। और जो उसका ऐश होता है, दैट मीन्स जो उसका जो जलने की जो राख मिलती है वो एक मैन्योर का काम करती है क्रॉप्स के लिए। मैन्योर इट मीन्स खाद का काम करती है वो। और हर 2-3 साल में जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, खो देती है, दैट मीन्स जब उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, जो फर्टिलिटी पावर है, जब वो जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाती है हर 2-3 साल में, तो जो फार्मर होते हैं वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अपनी शिफ्टिंग कर लेते हैं वो वहाँ से। और जो लैंड होती है अगेन फिर उसको वो प्रिपेयर करते हैं जो सेम मैनर में जो हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रीज़ कट किए जाते हैं, फिर उसको ज़मीन को जलाया जाता है और उसके जो एशेज़ होते हैं वो खाद का काम करते हैं। वही सारा मैनर को, वही सारा जो मेथड होता है उसको वो दोबारा से यूज़ करते हैं हर 2-3 साल में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको बुश एंड फॉलो के नाम से भी जाना जाता है, एंड द अदर वन नेम इज़ स्लैश एंड बर्न। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम इन नाम से भी जानते हैं। एंड इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें मेज़, कसावा, यम दैट मीन्स जिसको हम जिमीकंद बोलते हैं, पटैटो हो गया, ये सारी चीज़ें जो सारी क्रॉप्स होती हैं इनको उगाया जाता है। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये जनरली किस एरिया में इसको यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन है, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, ये उन जगहों पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज़ किया जाता है। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको हर कंट्री में इसका एक अपना अलग नाम है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम इसको झूम एग्रीकल्चर कहते हैं, मैक्सिको में हम इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया में इसे लादांग कहते हैं, वेनेजुएला में कॉनक एंड फिलीपींस में इसे
शेंगीन कहते हैं। तो इस तरह के से इसको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हर कंट्री में अपना एक अलग नाम है। आगे नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, जो कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक जैसे कि हमें इसका मतलब मीनिंग भी समझ में आता है। इस तरह की जो फार्मिंग होती है, जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कैटल्स को लेकर के वो शिफ्ट हो जाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू जब उन्हें जिस तरीके से पानी और जो उनके कैटल्स हैं उनके लिए जो घास, चारा, भूसा, जिस भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर उनको ये जो उनका फॉडर है, जो पास्चर्स हैं, दैट मीन्स जो घास है, चारा है, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पे उनको एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि उनका दाना पानी जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स वो पानी और खाने के सर्च में तो वो अपने कैटल्स के साथ में दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जो नोमैडिक हर्डिंग होती है ये क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है। दूसरा जो नेचर का टेरेन है, दैट मीन्स जो नेचर का भूभाग है। अगर हम बात करें कि हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी भूभाग है, इलाके हैं, एरिया है, ये उन पर डिपेंड करती है उनका जो माइग्रेशन है। अगर हम माउंटेन्स रीजन्स की बात करें तो माउंटेनियस रीजन में, जिसे हम पहाड़ी इलाका कहते हैं, जहाँ पर कई जो माउंटेनस रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड सर्दियों में, तो जो हर्डर्स होते हैं वो नीचे वैली में चले जाते हैं अपने कैटल्स के साथ में। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है इसे सीजनल माइग्रेशन कहते हैं और इसे ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। तो सीजनल माइग्रेशन उनको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से उनको जो वैली होती है उसमें वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, और जब वो गर्मी आती है फिर वो वापस अपने उसी जगह पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो सीजनल माइग्रेशन करते हैं और इस सीजनल माइग्रेशन को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। आगे है नेक्स्ट हर्ड्समैन। हर्ड्समैन कौन से होते हैं? जो हर्ड्समैन वो सेम रूट ही फॉलो करते हैं क्योंकि वो भी झुंडों में ही चलते हैं और अपने कैटल्स को लेके आगे चलते हैं। एंड जो बहुत सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स जो होते हैं जो कि नोमैडिक हर्डर्स के द्वारा जो चराए जाते हैं, रखे जाते हैं, जो वो पालते हैं उनको, शीप, गॉट, कैमल एंड याक, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो उनको नोमैडिक हर्डर्स इनको रखते हैं, पालते हैं, इनका डोमेस्टिकेशन करते हैं और इनको रेयरिंग करते हैं, जिसको हम कैटल रेयरिंग कहते हैं। दैट मीन्स जानवरों को चराना। तो जो ये इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, शीप, गॉट, कैमल, याक, ये जो होते हैं ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, स्किन्स एंड वूल फॉर द पीपल। तो ये इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करते हैं। और जो ये जो नोमैडिक हर्डिंग होती है ये जनरली किस एरिया में होती है? अगर हम एरिया के लिए बात करें तो सेमी एरिड जो एरिया होते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा ड्राई रीजन नहीं होता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन होता है, लाइक अगर हम पार्ट्स के लिए बात करें तो सेंट्रल एशिया, सहारा डेजर्ट, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड जम्मू हो गया हमारा, इंडिया में हमारा कश्मीर हो गया। तो इस तरीके के जो एरिया हैं ये वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग यूज़ की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो आगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हमने बात करी, उसको डिटेल में जाना। आगे नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अब जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो क्या है? एक्चुअली में इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसका मेन गोल होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका कि ट्रेड करना, दैट मीन्स एक व्यापार करना, बिजनेस करना। तो इसमें क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, एनिमल्स का रेयरिंग होता है। तो जनरली जो कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है। तो एनिमल्स का रेयरिंग जिसको हम कैटल रेयरिंग कहते हैं, और क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, बड़े लेवल पर होता है ये। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज वास्ट एरियाज़। जब हम इस कमर्शियल फार्मिंग को जो यूज़ होती है, प्रैक्टिस होती है, वो कहाँ पर होती है? जहाँ पे लार्ज वास्ट एरियाज़ होते हैं, दैट मीन्स बड़े एरिया होते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, वो मशीन्स द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। क्योंकि जब हमने बात करें कि भाई वो कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं और लार्ज वास्ट एरियाज़ में करते हैं, तो वो इतना इनफ नहीं होता कि वो सिर्फ एक ह्यूमन लेबर या फिर
कुछ टूल्स को लेकर ही वो काम करें। तो जो इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ये कैपिटल इंटेंसिव होती है। दैट मीन्स इसमें पूंजी को लगाया भी जाता है, जो हमारा पैसा होता है वो भी लगाया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 पार्ट्स में फर्स्ट आता है इसका लाइव स्टॉक रैंचिंग, सेकेंड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, थर्ड मिक्स्ड फार्मिंग एंड 4 इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। तो हमने कमर्शियल फार्मिंग को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट आता है इसमें लाइव स्टॉक रैंचिंग। अब लाइव स्टॉक रैंचेस जो होता है, जो लाइव स्टॉक रैंचिंग है ये मेनली एक्सटेंसिव टेम्परेट जो ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पर इनको जो कैटल्स होते हैं, शीप, गॉड्स, हॉर्स, इनको एक परमानेंट रेंचेस पर रखा जाता है। रीनडियर हो गया, जो एक रीनडियर है वो भी, उसको भी एक रेंचेस में रखा जाता है। लाइक सब आर्कटिक लैंड्स जो होते हैं साइबेरिया के, वहाँ पर रेनडियर को रखा जाता है। और जो लाइव स्टॉक रेंचिंग होता है, तो जो लाइव स्टॉक रैंचिंग होता है ये एक पास्टोरलिज्म होता है। दैट मीन्स जिसमें गांव का जीवन पूरा होता है और वेजिटेशन से पूरा भरपूर होता है। ये कॉन्टीन्यूसली यही इसका जो प्रोसेस है वो चलता है वहाँ पर। और जनरली यहाँ पर कोई माइग्रेशन नहीं होता किसी पानी की सर्च में, या अगर हम किसी फॉडर के सर्च में बोलें, फॉडर मीन्स पशु भोजन जो होता है, भूसा, चारा, घास, इनकी सर्च में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लाइव स्टॉक रैंचिंग है ये वहीं उसी एरिया में किया जाता है जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, जहाँ पर इनको कैटल्स को परमानेंट रेंचेस पर रखा जा सके। तो जो रेंचेस होते हैं ये साइंटिफिकली इनको मैनेज्ड किया जाता है। जो हर्ड्स हैं, जो झुंड हैं इनके कैटल्स के, उनको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए रखा जाता है। तो जो और एक और चीज़ जो इसमें लाइव स्टॉक रैंचिंग में जो कैटल्स की जो ब्रीड्स होती है वो जनरली एक हाई क्वालिटी और मीट को प्रोड्यूस करने के काम आती है। उनको ही क्योंकि इसमें बेस्ट ब्रीड्स को ही रखा जाता है, कैटल्स की जो बेस्ट ब्रीड होती है उन्हें ही रखा जाता है। एंड अगर किसी उसमें पास्चर्स में, अगर किसी फॉडर में, अगर किसी घास में कोई कमी आने लगती है, डेफिशिएंसी दिखती है, तो सब्स्टिट्यूटेड बाय कल्टीवेशन क्रॉप्स, क्योंकि जो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको भी एज अ फॉडर वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको मैन्युफैक्चर फीड्स के भी वो काम आ जाती है। जैसे कि हम अपने गांव वगैरह में भी देखते हैं कई बारी। और जो कैटल और जो शीप होते हैं इनको टाइम टाइम पर वैक्सीनेट भी किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है इनको, ताकि वो जो डिसीज़ेस हैं उनको वो ना हो सकें, वो उन डिसीज़ेस से दूर रह सकें, उनसे वो सेफ़ रह सकें। तो USA, न्यूज़ीलैंड, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि कमर्शियल रैंचिंग के लिए और अपने वेल डेवलप्ड कमर्शियल रैंचिंग के लिए जाने जाते हैं। जो ट्रॉपिकल सवानाज हैं, जो द कैंपस एंड द लियोनाज ऑफ साउथ अमेरिका, मैक्सिको, साउदर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऐसे ही एरिया हैं जहाँ पर कमर्शियल रैंचिंग है की जाती है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है, इसमें जो फार्मिंग होती है, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही उगाई जाती हैं। दैट मीन्स सेल और एक्सपोर्ट के लिए ही उगाई जाती हैं। जनरली इसमें वीट एंड जो राइस है वो एक कुछ जो कॉमन क्रॉप्स जिन्हें हम कहते हैं उसमें कैटेगरी में शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है ये एक लैंड स्प्रेडिंग, दैट मीन्स जो ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स एरिया होता है वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। दैट मीन्स सैकड़ों जो हेक्टेयर्स का एरिया होता है, जो ज़मीन होती है, वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इनको खेती ही बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड फार्म्स, जिनको हम बोलते हैं। तो इस तरह के जो फार्म्स होते हैं ये जो पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ से दूर होते हैं, उनसे दूरी में ही इनको बनाया जाता है। और जो इनमें जब कमर्शियल ग्रेन जो फार्मिंग होती है इसमें मॉडर्न हाई टेक इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। और जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है इस तरह में इसमें ये
टिपिकल जो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वर्ल्ड के हमारे, लाइक प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द स्टेपेस ऑफ रशिया एंड पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, ये वहाँ पर इस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड क्योंकि मॉडरेट रेनफॉल की वजह से वहाँ पर जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और सेवरे विंटर्स होती हैं, दैट मीन विंटर्स ज़्यादा होती हैं। तो जो कल्टीवेशन का जो रिस्ट्रिक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप इस फार्मिंग में यूज़ की जा सकती है। और क्योंकि अगर हम बात करें वीट एंड राइस, क्योंकि कॉमन क्रॉप्स होती हैं, तो हमें पता है कि जो वीट है वो जनरली अगर हम देखें तो हायर प्राइस पे भी बेचा जा सकता है, जिसे एंड अगर हम ग्रेन्स के लिए कंपैरिजन करें तो गेहूं जो है वो एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा एक मोस्ट प्रायोरिटी थिंग है, जिससे हम हम रोटी भी बनाते हैं, बहुत सारी हम अपनी डिशेस बनाते हैं। एंड क्योंकि जो वीट है इसकी एक अपनी एक हाई वैल्यू होती है पर यूनिट वेट की, तो इसे शिफ्ट भी प्रॉफिटेबली करा जा सकता है ताकि वो मार्केट में अच्छे से बेच सकें। तो इस तरह से जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए होती है और लार्ज एरिया पे की जाती है, सैकड़ों जो ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स होता है उस पर की जाती है। इसे फार्म्स बोला जाता है एंड जनरली पॉपुलेटेड एरिया से दूर होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें हाई टेक इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, और जो इनके एरिया हैं वो है टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि वर्ल्ड में जैसे कि प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपेस ऑफ रशिया एंड पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना। तो इस तरह से कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में आपने जाना। आगे नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है इसमें फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन होता है और कैटल्स का, एनिमल्स का रेयरिंग किया जाता है, दोनों एक साथ की जाती हैं। कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनाज को बोया जाता है, दैट मीन्स ग्रेन फार्मिंग की जाती है कमर्शियल तौर पर। और अगर हम लाइव स्टॉक रेंचिंग के लिए बात करें तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक रेंचिंग का ही काम होता है। तो अगर हम मिक्स्ड फार्मिंग के लिए बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ एक साथ चलती हैं। जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं वो सेम ज़मीन पर, सेम लैंड पर की जाती हैं। और फूड ग्रेन्स के अलावा इसमें जो एनिमल्स का जो फॉडर होता है जिसे हम चारा बोलते हैं वो भी इसी में ही उगाया जाता है। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक आपके मिल्क, एग्स, मीट्स, और ये इनसे एनिमल से प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। और जो इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसमें मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें कि काऊ डंग, क्योंकि अगर हम काऊ डंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स की रेयरिंग की जाती है, कैटल्स की रेयरिंग भी की जाती है इसमें। तो जो काऊ डंग होता है जिसे हम गाय का गोबर बोलते हैं हमारे इंडिया में, अब वो गाय का गोबर हम सभी को पता है कि क्या वैल्यू रखता है। तो जो काऊ डंग होता है वो एक नेचुरल मैन्योर का भी काम करता है। मैन्योर इट मीन्स एक नेचुरल खाद का भी काम करता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और क्रॉप प्रोडक्शन को भी एनहेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आ जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप रोटेशन मेथड को मेंटेन करके रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन होती रहे। एंड जो इसके अगर हम एरिया के लिए बात करें कि ये कहाँ पर करी जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया जो है लाइक यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड और भी यूरोप के ऐसे ही कंट्री हैं जहाँ पर इस मिक्स्ड फार्मिंग को यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो आगे प्लांटेशन फार्मिंग की बात करते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है ये भी एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो मेनली जो पर्पस होता है उसका प्रॉफिट होता है और दूसरी तरफ फैक्ट्री प्रोडक्शन के हिसाब से उनको उगाया जाता है। एंड जो इस तरह की जो फार्मिंग होती है जिसे हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, इसमें जनरली एक लार्ज एरिया पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ही कल्टीवेशन किया जाता है। एंड इसमें अगर हम बात करें कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों का ही बराबरी से यूज़ होता है। इसमें लेबर भी पूरी बराबरी से चाहिए, इसमें लागत होती है, और कैपिटल की भी, पूंजी की भी बहुत अच्छे से इसमें शुरुआत की जाती है पूंजी से। एंड अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्लांटेशन से जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आगे जो नियर बाय जो भी उनके फील्ड्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है उन फील्ड्स को।
एंड इसके लिए एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी नीड होती है। जो ट्रांसपोर्ट है एक एसेंशियल नीड के लिए नीड के लिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो क्रॉप्स का जो प्लांटेशन होता है, जो क्रॉप्स होती हैं उनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए तो ट्रांसपोर्ट की ही नीड पड़ेगी। तो इट इज़ अ बेसिक नीड। तो जो ट्रांसपोर्ट है ये एक एसेंशियल नीड है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। अब जो कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वो टी हो गई, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, रबर, बनाना, शुगर कैन, ये सारी कुछ इस तरीके की प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। आगे नेक्स्ट आता है आपका प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है ये जनरली किस एरिया में होती है। अगर हम एरिया के लिए बात करें तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं, लाइक अगर हम रबर प्लांटेशन के लिए बात करें तो मलेशिया में होती है। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, और टी प्लांटेशन इंडिया में एंड श्रीलंका में होती है। अब क्योंकि हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के लिए बात कर रहे हैं तो एक हम रिसेंटली आज की डेट में हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को सुनते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक टाइप है फार्मिंग का ही, जो कि एक ऑर्गेनिक मैन्योर पर यूज़ की जाती है। दैट मीन्स इसमें नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया जाता। इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता कि भाई क्रॉप को इंक्रीज़ करने के लिए कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ किया जाए। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एनवायरनमेंट के फेवरेबल और हेल्थ के फेवरेबल होते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कि एग्रीकल्चर के टाइप्स के लिए हमने बात करी। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के लिए। अब जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाया जाता है। अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है। हर देश की अपनी अलग होती है, दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में इनको अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। जो क्रॉप्स होती हैं वो इंसान को, लोगों को फूड प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करती हैं, जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स का आप एक चार्ट देख रहे हैं। तो फूड क्रॉप्स के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द राइस। अगर हम राइस के लिए बात करते हैं तो राइस जो है एक मेजर क्रॉप होती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम राइस के रीजन के लिए बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है ये, और इसके लिए एक हाई टेम्परेचर की नीड होती है और हैवी रेनफॉल की नीड होती है। और अगर हम सॉइल के लिए बात करते हैं राइस के लिए तो इसके लिए एल्यूवल सॉइल की नीड, एल्यूवल सॉइल जो कि एक क्लेई सब सॉइल का जो पार्ट होती है इस तरह की ईजीली, जिसमें पानी जो है वो ईजीली रिटेन रह सके, तो इस तरह की सॉइल की इसको नीड होती है। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें कि वर्ल्ड में जो राइस के जो प्रोड्यूसर हैं, मेजर प्रोड्यूसर हैं, तो उसमें चाइना सबसे ज़्यादा आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है। जो चाइना है इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री, फॉलोड बाय, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट हैं। ये भी ऐसे ही कंट्री हैं जहाँ पर चावल की जो प्रोड्यूसिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंडिया के लिए बात करें कि हमारे इंडिया में राइस कहाँ होता है, तो अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, एंड जहाँ पर उससे एक साल में वो 2 या 3 क्रॉप्स को दे देता है, प्रोडक्शन वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो इसी तरह की है कि वो राइस को बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आगे नेक्स्ट हमारी फूड मेजर क्रॉप में आती है वीट को सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है राइस के बाद में। इसे अगर हम रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में इसको उगाया जाता है। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल की नीड होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन जो होता है इसका। और अगर हम इसके हार्वेस्टिंग के लिए बात करें तो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इसके लिए नीड होती है ब्राइट सनशाइन की। एंड अगर हम इसकी सॉइल के लिए बात करें तो सॉइल इसको चाहिए है लॉमी जो सॉइल होती है जिसे हम एल्यूवल सॉइल कहते हैं, वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है क्योंकि वो पानी को ड्रेन कर लेती है, बहुत अच्छे से ड्रेन कर लेती है। और अगर हम वीट की एक्सटेंसिवली ग्रोन की अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए तो USA, कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड
इंडिया, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं को प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम सिर्फ अपने इंडिया के लिए बात करें तो हमारे यहाँ पर जो विंटर सीज़न में इसको राबी क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर वीट को उगाया जाता है, वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। आगे नेक्स्ट आता है हमारा मेज़। मेज़ जिसको हम कॉर्न के नाम से जानते हैं। इसके लिए अगर हम रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन की नीड होती है। क्लाइमेट के लिए बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए हमें, इसके लिए नीड होती है। और जो रेनफॉल है वो एडिकेट रेनफॉल तो नीड है, और उसके साथ साथ एडिकेट इनफ सनशाइन की भी नीड होती है। एंड अगर हम इसकी सॉइल के लिए बात करते हैं तो इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की नीड होती है ये। एंड अगर वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर के लिए अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, चाइना, इंडिया एंड मेक्सिको, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम सिर्फ इंडिया के लिए बात करते हैं तो इंडिया में जो मेज़ है, कॉर्न है, वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब में सबसे ज़्यादा कॉर्न उसमें होता है। नेक्स्ट आता है आपका मिलेट। मिलेट होता है जो कोर्स ग्रेन्स होती हैं, दैट मीन्स ज्वार, बाजरा एंड रागी जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी कल्टीवेशन की बात है ये। उन क्रॉप्स के लिए अगर हम बात करें तो ये ड्राई एंड हॉट रीजन में होती हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है। और अगर हम इसके सॉइल के लिए बात करें तो सैंड सॉइल, दैट मीन्स रेतीली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। एंड अगर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें मिलेट के लिए तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मिलेट्स को उगाया जाता है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया के लिए अगर हम मेजर प्रोड्यूसर्स के लिए बात करें तो रागी कर्नाटका एंड तमिलनाडु में होता है। ज्वार की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में ज्वार सबसे ज़्यादा होता है। एंड अगर बाजरा के लिए बात करें तो बाजरा उत्तर प्रदेश के कुछ ड्राई एरियाज़ में होता है, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में इनको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आगे लास्ट में हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इसका मीन्स हो जाता है कि जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ करना। अब इंक्रीज़ हमें कैसे करना है? बाय मेकिंग प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स मोर एफिशिएंटली। दैट मीन्स उनको बहुत और उसमें जो हम एफर्ट्स डालते हैं उनको और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी को डेवलप करता है, लीड करता है एंड पॉवर्टी को रिडक्शन करता है। और इसीलिए अगर हम बात करें कि भाई किसी भी कंट्री के लिए अगर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कुछ वेज़ में हम फॉलो अप कर सकते हैं, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अरेबल लैंड, दैट मीन्स अरेबल लैंड जहाँ पर जिस ज़मीन पर खेती की जा सकती है तो उस का जो लैंड का जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए, अरेबल लैंड का। और सेकंड आती है कि फार्मिंग का जो मेथड है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। एंड जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो ये है कि क्वालिटी है जो सीड्स की उनको एनहेंस, दैट मीन्स एक बढ़िया क्वालिटी के बीज बोए जाएँ, जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है उनको इंश्योर किया जाए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो इन सब की जो अवेलेबिलिटी है उनको इंश्योर किया जाए। एंड द फोर्थ इज़ कि जो हमारे हाईटेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनके यूजिंग के लिए एनकरेज किया जाए, ताकि उनके जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का वो ईजीली कर सकें, ट्रैक्टर्स को यूज़ कर सकें, कंबाइन हार्वेस्टर्स को, ताकि उनका काम ईजीली हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी। क्योंकि अभी जैसे हमने बताया अगर हम अपनी क्रॉप्स को जब किसान उसको कल्टीवेट करता है तो उसको एक फील्ड की नीड पड़ती है, उसको स्टोरेज के लिए भी नीड करती है एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नीड पड़ती है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। एंड जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है
वो हर कंट्री में हो ही रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि यूएसए, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लार्ज लैंड होल्डिंग होता है, जहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पे ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो जो लैंड होल्डिंग होती है तो वो वहाँ पर छोटे तौर पर होती है, तो इसीलिए वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। जैसे कि यूएसए में तो वहाँ पर लार्ज लैंड होल्डिंग होती है, तो वहाँ पर कमर्शियल ग्रेन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा यूज़ होती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ होता है। वहीं अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि वो आगे चल के अपनी जनरेशन बाय जनरेशन वो डिवाइड होता है, तो उसकी वजह से जो लैंड होल्डिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है उसका साइज़, तो इसीलिए वहाँ पर सबसिस्टेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।